वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज की वीडियो में हम प्रोग्रामिंग के थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो इस कोर्स की लेक्चर नंबर 1 होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोग्रामिंग हम क्यों यूज़ करते हैं। तो जैसे मान लो हमें कंप्यूटर से कुछ काम कराना है, कि हमें कंप्यूटर से कुछ एडिशन कराना है, कुछ सब्ट्रैक्शन कराना है, तो हम कैसे करेंगे? जनरली होता क्या है कि कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानता है, बाइनरी लैंग्वेज। वो लैंग्वेज क्या होती है सब जानते हैं, 0 1 की फॉर्म में वो लैंग्वेज होती है। बट हमें कंप्यूटर से कुछ काम कराना है तो उसके लिए हमें बाइनरी लैंग्वेज आनी चाहिए। बट क्या होता है कि बाइनरी लैंग्वेज चाहे हमको आती भी हो पर उसमें हम टाइप कैसे करेंगे, इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे कंप्यूटर, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में हम कोड लिखते हैं, उसको जब हम कंप्यूटर में पास करते हैं तो कंप्यूटर उसे बाइनरी में समझता है, देन जो आपका जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। तो चलिए जान लेते हैं ये सारी प्रोसेस होती कैसे है। मान लीजिए ये आपका कोड है, आपको कंप्यूटर से कुछ काम कराना है। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर है और ये एक ही लैंग्वेज जानता है, बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1। तो जब हमें कंप्यूटर से कुछ काम कराना होता है तो हमें बाइनरी लैंग्वेज में कराना पड़ता है। तो इसके लिए हमें अपना जो कोड होता है उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो बाइनरी में कन्वर्ट कौन करता है? तो इसके वीडियो में एक मीडियम आ जाता है, उसे बोलते हैं हम कंपाइलर। ठीक है, तो जब ये सोर्स कोड जो होता है वो कंपाइलर के पास जाता है, ठीक है, कंपाइलर उसे कंपाइल करता है, देन उसे एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर देन जो आपका इंस्ट्रक्शन जो होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यार अब हम जान लेते हैं कि कंपाइलर क्या क्या काम करता है। तो हमने जैसे कि देखा कंपाइलर हमारे सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर रहा है, उसे कंपाइल करने के बाद और उसे हमारे कंप्यूटर को पास कर रहा है। तो हम यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि कंपाइलर हमारा क्या काम कर रहा है। कंपाइलर जो हमारे ट्रांसलेशन की तरह काम कर रहा है, ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेटर की तरह काम कर रहा है, ट्रांसलेटर। ठीक है, और क्या कर रहा है भैया, सोर्स कोड को जब बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है तो सोर्स कोड में देख रहा है कि कहीं एरर तो नहीं है, मतलब एरर भी निकाल रहा है। ठीक है, अब भैया हमने जान तो लिया कि कंपाइलर क्या काम करता है। अब भैया हमें एक बात बताओ कि हम जो है प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो यार देखिए मैं बताता हूँ आपके लिए, जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं हम उसे वर्ड पैड पर भी लिख सकते हैं, नोट पैड पर भी लिख सकते हैं। बट यार ये एक एफिशिएंट तरीका नहीं है। मैं आपको बता दूं ये एक एफिशिएंट तरीका नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि यार नोट पैड वर्ड पैड सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, बट हम क्या यूज़ करेंगे, हमें ज़रूरत पड़ती है एक आईडीई की, जो स्पेशली इन्हीं चीज़ों के लिए बनाया गया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने के लिए ही बनाया गया है। इसे बोलते हैं हम आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, अब भैया आईडी होती है, चलो ठीक है। अब हम जानते हैं कि वैसे तो मैं आपको बता दूं इंटरनेट पे काफ़ी सारी आईडी मौजूद है, पहले से आप कोई सी भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप वी एस कोड हो गया, कोड ब्लॉक हो गया, इनमें से आप कोई सी भी आईडी यूज़ कर सकते हैं। जो मैं आपको बताऊं पर्सनली, जो मैं लेक्चर में यूज़ करूंगा मैं वो वी एस कोड यूज़ करूंगा। आप कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हैं। और आपको मैं बताऊं, अगर आपको वी एस कोड इंस्टॉल करना है, कैसे सेटअप करना है, उसके लिए आप एक कोई यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए आप कोई एक यूट्यूब वीडियो देख लें, वरना आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें वी एस कोड कैसे सेटअप करना है, क्या उसका पाथ देना है, क्या उसकी डायरेक्टरी वगैरह सारी चीज़ें मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वरना आपके में पहले से इंस्टॉल है तो नो प्रॉब्लम, आप लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इतना जान लिया कि आईडीई क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। अब हम जानते हैं कि प्रोग्राम चलता कैसे है। अब चलता है ऐसे है तो हम सबसे पहले प्रोग्राम लिख के देख लेते हैं, उससे मैं आपको क्लैरिफाई करा दूंगा कि प्रोग्राम में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें फॉलो होती हैं कि प्रोग्राम चलता है। तो सबसे पहले जो प्रोग्राम लिखा जाता है, लिखा क्या जाता है, कोई ऐसा वो नहीं है कि सबसे पहले आप वही प्रोग्राम लिखें। मतलब
एज फॉर द ईज हम सबसे पहले जो प्रोग्राम लिखते हैं वो हेलो वर्ड लिख सकते हैं, और आप कुछ भी लिख सकते हैं, अगर आपकी जो इच्छा हो आप वो लिखिए प्रोग्राम। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने VS कोड पर, और आपको मैं हेलो वर्ड का प्रोग्राम लिख के बताता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कोड कैसे काम कर रहा है, उसमें क्या लाइन का क्या मतलब है। फिर चलिए कोड लिखते हैं, आगे का डिस्कशन बाद में करते हैं। तो हम अपने VS कोड पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले एक हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं हेलो वर्ड के नेम से, हेलो वर्ड डॉट CPP। C++ का जो एक्सटेंशन है वो CPP है। ठीक है, मैं जो कोर्स में जो आपको मैं CPP ही पढ़ाऊंगा, मतलब C++ ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं, क्योंकि हम इसमें DSA भी कंटिन्यू करने वाले हैं। मतलब कि आपको बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। हमने फाइल बनाई, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे #include IOStream। ठीक है भैया, ये क्या है भैया, ये एक है जो है हेडर फाइल है। हेडर फाइल का क्या काम होता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज होती है उनमें कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, उनको हम यूज़ करने के लिए हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक और लाइन लिखेंगे हम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। ठीक है, अब भैया ये आपने जो लाइन लिखी यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, इसका क्या मतलब है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। तो C++ में काफ़ी सारे नेम स्पेसेस हैं, मतलब काफ़ी सारे हैं फॉर्मेट हैं, आप कोड कैसे लिखें हैं। जैसे एक नेम स्पेस ये हो गया, एक नेम स्पेस ये हो गया। तो इसमें से एक नेम स्पेस होता है स्टैंडर्ड, उसे हम शॉर्ट में STD बोलते हैं। तो हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो यूज़ करने वाले हैं वो स्टैंडर्ड नेम स्पेस का यूज़ करने वाले हैं। इसका क्या यूज़ है मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए हम प्रोग्राम लिख रहे हैं हेलो वर्ड का। सबसे पहले जो फंक्शन जो होता है वो आता है इंट मेन। ठीक है, इंट मेन वो फंक्शन है, सबसे पहले जब प्रोग्राम रन होगा एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले जो होगा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो हमें मेन फंक्शन के अंदर क्या लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो का क्या मतलब है कि हमारा प्रोग्राम जो सक्सेसफुली रन होने के बाद जो हमारा प्रोग्राम जो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो बहुत बढ़िया, हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, हेलो वर्ड हमें लिखा आ चुका है। ठीक है, अब ये जो सी आउट है ये क्या काम कर रहा है, ये हमारा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो सी आउट का जो कोड है वो कहाँ लिखा हुआ है, वो हमारी हेडर फाइल में लिखा हुआ है। तो इसलिए हम अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी जगह और कुछ लिख देंगे तो एरर आ जाएगा। तो ठीक है, इतना हमने जान लिया, ये जान लिया। अब तो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम डेटा टाइप और वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। जैसे जैसे वीडियो आगे आगे जाती जाएंगी थोड़े कंसेप्ट इंक्रीज होते जाएंगे, थोड़ा एडवांस होते जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप डे 1 से ही नोट्स बनाएं, डे 1 से ही आप नोट्स बनाएं और उनको रेगुलर ही रिवाइज करें, जिससे कि आप कंसेप्ट भूलें ना और आपका जो फ्लो है वो बना रहे। प्रोग्रामिंग में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। जैसे ही जिस दिन आपने प्रोग्रामिंग में ब्रेक लिया तो कुछ कंसेप्ट आपके दिमाग से निकल जाएंगे। तो इसलिए आपको रेगुलर प्रोग्रामिंग में बना रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको नोट्स बनाने होंगे, उनको रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप नोट्स बनाइए। और यार मैं आपको बता दूं, अगर आपको प्लेसमेंट लगानी है तो यार आपको अभी से मेहनत करनी होगी, क्योंकि यार अब ज़्यादा हमारे पास टाइम बचा नहीं है। ऑलरेडी अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, तो हमारे पास गिने चुने बस 2-3 महीने ही हैं, इनमें ही कंपनी आएंगी। ठीक है, तो यार डे 1 से आप नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज कीजिए और अपना 100% दीजिए, तभी आपका प्लेसमेंट लग पाएगा। वरना आपने जिस दिन अपने साथ मक्कारी नहीं करनी है, जिस दिन आपने अपने साथ मक्कारी कर दी तो आप समझ लीजिए फिर मामला थोड़ा वहाँ बिगड़ जाएगा। तो इसलिए बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।